नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, समाज में दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो नकारात्मक सोच के मालिक होते हैं, एक सकारात्मक सोच के मालिक होते हैं। कोविड-19 में हमने दोनों ही ऐसे लोगों को देखा और दोनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। कुछ ने नेगेटिव भूमिका निभाई, कुछ ने पॉजिटिव भूमिका निभाई। आज हम दोनों ही सिक्कों के पहलू से, यानी सिक्के के दोनों पहलुओं से आपको रूबरू करवाएंगे कि जो सकारात्मक सोच के मालिक होते हैं उनका समाज को क्या लाभ होता है और जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं वो समाज को कितना क्षति, कितना नुकसान, कितना डैमेज कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे कोरोटाना कला गांव की। इस गांव में एक एसआरटीसी का मुलाजिम पॉजिटिव आया, यानी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का मुलाजिम पॉजिटिव पाया गया। और पॉजिटिव पाए जाने के बाद अमूमन लोग चीज़ें हाइड करते हैं या फिर डरते हैं कि हम इसके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो वहाँ के लोग खुद अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं, वो अपनी सैंपलिंग करवाना चाहते हैं। आपको बताते चले कि वो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, एसआरटीसी गाड़ी में रहता था और उसके कारण उसकी सैंपलिंग उधमपुर में हुई थी। सैंपलिंग के बाद उसकी जब रिज़ल्ट पॉजिटिव आई है उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनके पूरे परिवार की आज सैंपलिंग की गई है। लेकिन आप देखिए गांव कितना अवेयर है। गांव वालों ने अपने हर एक गांव के गेट के बाहर लिखा है कि बिना आज्ञा अंदर आना सख्त मना है। यानी जब हम लोग इतने अवेयर हो जाएंगे तो वायरस को हराने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप वॉलंटरली बोलते हैं, स्वेच्छा से बोलते हैं कि आप हमारी सैंपलिंग करवाइए, तो अंदाज़ा लगाइए सोने पे सुहागा है। आप खुद स्वेच्छा से जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बंदा बहुत लोगों से मिल चुका है, लिहाजा हमारी सैंपलिंग होनी चाहिए। आइए दिखाते हैं लोगों को क्या कहना है। लोगों ने अपने घरों के आगे लिख के भी लगा दिया हुआ है कि कोई भी घर के अंदर ना आए, क्योंकि पता नहीं होता कोई कहाँ से आ रहा है और ये बीमारी ऐसी है कि हाथ लगाने से भी कोरोना हो सकता है। तो लोग जो है अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने घरों के आगे लिख के लगाया कि कोई भी बिना अनुमति के घर के अंदर ना आए, क्योंकि गाँव में केस निकल चुका है तो थोड़ा डर है लोगों के अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि कुछ अच्छा यहाँ बंदोबस्त किया जाए। दर्शकों, अब हम आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाते हैं। ये जगती का मामला है और 30 नंबर बिल्डिंग है। यहाँ पर एक पुलिस वाला पॉजिटिव पाया गया है और पॉजिटिव पाने के बाद इस सारे एरिए को सील कर दिया गया है। सिक्के का दूसरा पहलू अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सिक्के का दूसरा पहलू इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये नकारात्मक सोच के मालिक है। ये जनाब पुलिस में काम करते हैं, अच्छा बल में इनकी ड्यूटी है। इनकी मदर बीमार होती है, मदर को देखने आते हैं और एड्रेस गलत लिखवा देते हैं और लोग ढूंढते रहते हैं। यानी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट इनको ढूंढता रहता है। यानी क्या सोच होगी, ये क्या सोच के अपनी जो रेजिडेंस प्रूफ है उसको हाइड क्यों कर रहे होंगे। लेकिन जम्मू में उनका टेस्ट होता है, 24 को आते हैं, 28 को इनको क्वारंटाइन किया जाता है और आज उनको टेस्ट जब पॉजिटिव आता है तो उसके बाद उनको आइसोलेशन वार्ड में ले जाया जाता है। पहले आपको दृश्य नगरोटा के दिखाते हैं किस तरीके से तारबंदी हो रही है और उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच के चलते ना जाने कितने लोगों को अब पॉजिटिव होना पड़ेगा या कितने लोगों को क्वारंटीन घर में होना पड़ेगा। ये है नकारात्मक सोच, जिस नकारात्मक सोच के चलते समाज को क्षति पहुंचती है, समाज को डैमेज होता है।
आजकल बीज बस इन्नी खुली सारे नील जी तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे हमारी संवाददाता रेनू जगती से जुड़ चुकी हैं। रेनू, एक मामला पॉजिटिव आया है और साथ ही साथ ये भी साफ हो रहा है कि उन्होंने अपनी रेजिडेंस प्रूफ को छुपाने की कोशिश की है, यानी नेगेटिव सोच लेकर के। क्या है ये पूरी कहानी? बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से ये जो जगती से मामला आया है, ये बहुत ही अपने आप में एक सोचने वाला है, क्योंकि जो ये व्यक्ति पॉजिटिव आया है ये एक पुलिस वाला है और सबसे बड़ी बात, जो इसने अपना जो एड्रेस था वो छुपाया हुआ था, जिस तरीके से ये लोकेट नहीं हो पा रहा था। और जब ये आज लोकेट हुआ और किस तरीके से जो पुलिस आई और फिर वहां पे जो डॉक्टर्स की टीम आई और इन्हें लेके गई है, लेकिन 28 तारीख को इसने गांधीनगर में जो है टेस्ट करवाया है, जो इसका टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, लेकिन ये 24 तारीख को जो है वो कश्मीर से जम्मू की ओर रुक गया और ये एक पुलिस विभाग में काम करते हैं श्रीनगर के अच्छा बल में, जो है ये वहां से जो जम्मू आए थे और जिस तरीके से इनकी मदर बीमार थी तो ये अपनी मदर को डॉक्टर के पास भी लेके गए हैं और अपनी परिवार से भी मिले हैं। और जो वहां जगती के लोग हमसे बात कर रहे थे तो उनसे ये भी पता चला कि ये जगती के लोगों से भी मिला है। अब जिस तरीके से 28 को इसने टेस्ट करवाया, उसके बाद जो इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो क्या ये संक्रमण इसको जब ये कश्मीर से आया था तब था, और अगर इसका वहां पे टेस्ट हुआ था, अगर ये पॉजिटिव आया था, तो ये किस तरीके से एक सवालिया निशान खड़ा होता है बहुत बड़ा, ये किस तरीके से जो है ये जम्मू पहुंचा और जम्मू में आके अपने सीधा घर में जाता है और अपने घर वालों से मिलता है, अपने पड़ोसियों से मिलता है। और अगर मैं बात करूं जगती की, तो जगती एक बहुत छोटी मिनी टाउनशिप है जहां पे 4 से 4,500 हजार जो लोग रहते हैं और जो बिल्कुल दरवाजे हैं वो एक के साथ दूसरा दरवाजा जो है जुड़ा हुआ है। तो कितनी बड़ी समस्या इस व्यक्ति ने जगती वासियों के लिए खड़ी की है, ये सवालिया निशान है खुद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए। रेनू, काम तो वो अच्छा भल में करते थे लेकिन सोच शायद बुरी थी उनकी। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि कितने की लोग उनसे मिले होंगे जिनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी वहीं से ताल्लुक़ रखती हैं? बिल्कुल, मुझे फोन आना शुरू हो गए हैं। लोग वहाँ के जो हैं वो बार बार मुझे फोन करके ये कह रहे हैं कि ये लोग हमसे भी मिले हैं, ये इस दुकान पे गया तो हम लोगों ने इस दुकान से सामान भी खरीदा है। तो किस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे आके जो है सैंपल टेस्टिंग हो, और ताकि जो इसकी वजह से जो बाकी लोग हैं उसको कोविड-19 का खमियाजा जो है वो ना भरना पड़े। तो किस तरीके से इस व्यक्ति ने सभी लोगों के लिए जो एक मुसीबत खड़ी कर दी है, वो आप देखना होगा कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कड़े कदम लेती है और जो लेन वाइज है उसी की जो पर्टिकुलर जिस लेन में ये रहता था उस पूरी बिल्डिंग को सीज किया गया और उस पूरी लेन को जो है सीज कर दिया गया है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें एहतियात की, तो जगती में इतनी एहतियात भी नहीं है कि किस तरीके से जो बाहर से लोग आते हैं सभी अपना सामान बेच के जाते हैं, सब्जी वाले आते हैं, दूध वाले आते हैं, तो किस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। रेनू, हम अभी जिक्र कर रहे थे कि दो तरह की सोच लोगों में होती है, एक पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच। ये नेगेटिव सोच के मालिक हैं, इन लोगों को आप क्या परिभाषा देंगे इनको? बिल्कुल, इनको परिभाषा देने की जरूरत नहीं। अगर मैं इनके परिवार की बात करूं तो इनके परिवार में इनकी माता जी है, इनकी धर्म पत्नी है और इनके जो बच्चे हैं दो, वो भी ज्यादा उम्र के नहीं है। तो किस तरीके से सबसे पहले तो इन्होंने अपने परिवार को मुसीबत में डाला, उसके बाद इसने किस तरीके से जो अपने नेबर्स हैं उनको मुसीबत में डाला है, और किस तरीके से जो अगर ये गलत तरीके से कश्मीर से जम्मू आया है और जबकि ये एक डिपार्टमेंट का बंदा है, तो किस तरीके से इसने अपने साथ बहुत सारे लोगों के लिए जो है मुसीबत का जो काल खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रेनू। दर्शकों, अब इस वक्त इस खबर पर अनंतनाग से हमारे संवाददाता फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं। फिदा, सदाकत क्या है, सच्चाई क्या है कि दोनों पार्टियां आप अलग अलग क्लेम कर रही हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल विनोद, मैं आपको
आपको बता दूं कि अगर हम पहली तस्वीर पे नजर डालेंगे, जिस तरह से उनके परिजन वाले जो गर्भवती महिला थी उनके परिजन जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके पास कोई डॉक्टर नहीं आया, उसके बाद वो गर्भवती महिला की डिलीवरी होती है। उसके बाद अगर जो वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो साफ तौर पे इस वीडियो में दिखती हैं, जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ। जब हमने ये मामला मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबारा के साथ उठाया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो मेडिकल टीम है, जो डॉक्टर्स है, उनकी लापरवाही कहीं पर भी नहीं है। जब हमने उस डॉक्टर के साथ बात की, जो डॉक्टर वहां पर आज तैनात थी, सुबह से जो ड्यूटी दे रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने उसको 9 बजे देखा और उसकी डिलीवरी भी मैंने खुद की है और उसको जिस कोविड अस्पताल के अंदर उसको रखा गया है वहां पर ही उस गर्भवती महिला की डिलीवरी होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके जो परिजन है उन्होंने इल्जाम लगाया कि हम बाहर आए, सड़क पर आए, उसके बाद लेकिन इन चीजों का खंडन किया है। खुद यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग सामने आए, वो डॉक्टर खुद सामने आई, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये इल्जामात जो है ये बेबुनियाद है और हम पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से हमने सोशल मीडिया पर भी देखा। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर देखा जाए तो कहीं पे कमजोरी जो है वो नजर आ रही है। क्या अब हेल्थ डिपार्टमेंट जो है अपनी गलती मानने के लिए तैयार है या फिर जो उनके परिजन वाले हैं वो इन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इस डॉक्टर साहिबा ने हमारे पेशेंट को, गर्भवती महिला को नहीं देखा है। अब ये देखना होगा कि क्या इसमें कोई कमेटी का गठन होगा जो इसके तय तक जाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर मैं यही बताऊंगा आपको कि एक गर्भवती महिला, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको जरूरी बता देना चाहूंगा विनोद की, जिस तरह से जब हमने डॉक्टर्स के साथ बात की, उन्होंने कहा कि ये इसका तीसरा बच्चा था और उसकी डिलीवरी जो है वो अच्छे से हो गई है, अच्छे से हमने उसको देखा यहाँ पर। लेकिन परिजन वाले कुछ और ही इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं तो फर्स्ट अपेरेंटली आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए विनोद के आरोप प्रत्यारोप जो है वो हमने आज सुबह से देखा, जब हमने सोशल मीडिया पे उस वीडियो को देखा और उनके परिजन वालों ने जब हमें भी फोन पे बताया कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, और जब हम वहाँ पे पहुंचे तो उनके जो परिजन वाले हैं वो वहाँ पर नहीं थे। उसके बाद हमने कोशिश की उनके परिजन वालों के साथ बात करने की, तो उनके परिजन वाले जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जब हमने डॉक्टर के साथ बात की, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बात की, तो उन्होंने खंडन किया है। अब ये देखने वाली बात, क्योंकि अब उस कोविड अस्पताल के अंदर भी गए, हमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। हमने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उस डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर खुद सामने आई, कैमरा पर आई, तो उन्होंने कहा कि ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो 24 घंटे काम करते यहाँ पर इन कोविड पेशेंट के साथ हम यहाँ पर रात भर बैठते हैं, लेकिन फिर भी इनको हमारा ख्याल नहीं है। इन्होंने ऐसे जो आरोप हम पे लगाए हैं जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा। तो दर्शकों, फिदा हुसैन जो हमारे संवाददाता अनंतनाग से, उनका ये कहना है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। डॉक्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई वारदात हुई है, और जो परिजन है वो उनका कहना है कि सुविधाओं के अभाव के कारण कॉरिडोर में बच्चे को जन्म देना पड़ा। दर्शकों, एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों ही सरहदों पर भारत के साथ कन्फ्लिक्ट ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर की। अरनिया सेक्टर में पिंडी खुर्द एक गांव है, वहाँ बिल्कुल बॉर्डर के पास ही वहाँ पर एक शमशान घाट का निर्माण किया गया है, लेकिन उस तक संपर्क मार्ग नहीं है। कल ही वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया, बड़े अच्छे से उद्घाटन हो गया, पीसफुली उद्घाटन हो गया। लेकिन आज जब सड़क के निर्माण की काम शुरू किया तो पाकिस्तान ने शेलिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया और साथ ही साथ एक ट्रैक्टर को भी क्षति पहुंची और जेसीबी को भी क्षति पहुंची। आइए देखते हैं कल उन्होंने कैसे उद्घाटन किया था, तो आज पाकिस्तान की तरफ से कैसे सीज़फायर का उल्लंघन किया। परले टायर आई लेनी है, टायर खोले तो नहीं है ना, नहीं बन चुकी है दा परने पेंशन
थोड़ा बोलो हमारे देखो 10 12 ट्रैक्टर साढ़े बेले खिलाए उड़ रहे हैं वो पाकिस्तान से देखो कोई तेरे मैं खराब हो गया कोई गाल ना करिए ना ना ठीक गोली चली ना लम्बे पे जैसी जगह बचे बेसिकली लम्बे पे थोड़े टक कर दी गोली बची जैसी मारा पाकिस्तान ने जेसीपी चलाई थी उधर हमारे उधर गांव में जो संस्कार घर है वो उसके लिए सड़क बना रहे थे हम। अचानक पाकिस्तान ने उधर से फायर खोल दिया है। तो इनकी कैर का हरकत है जो बार बार गांव वालों को तंग कर रहे हैं। सुबह 7-8 फायर किए उन्होंने। तो ट्रैक्टर 2 ट्रालियाँ हैं उनके भी टायर पंचर हो गए हैं। मगर हमें ये नहीं पता लगता हम अपने गांव को भला कर रहे हैं मगर इसको समझ क्यों नहीं आ रही है। ये क्या चाहता है हमारा इसको इतनी समझ नहीं है कि हम अपने गांव में सब कुछ कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? तुम अपने गांव में करते हो तो हम थोड़े ऐसा करते हैं। हमने जो किया है अपने गांव के भला के लिए कर रहे हैं। हमें मत खराब करो नहीं तो हम प्रधानमंत्री मोदी से भी कहेंगे ऐसी बात हुई है तो हमारे गांव में ऐसा बन रहा है। हमारे पाकिस्तान बार बार हमको तंग कर रहा है मगर हमको काम नहीं करने दे रहा है। तो दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, उनके स्पोक्समैन डॉक्टर ताहिर चौधरी से पूछते हैं कि बड़ी बात की जाती थी 2014 के चुनाव प्रचार में आंख से आंख मिलाओ जैसी। डॉक्टर ताहिर आपसे पूछना चाहते हैं कि निरंतर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, चाहे आईबी हो एलओसी हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान इतनी बौखलाहट में क्या। और जो कसरत आपने की थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के या फिर सेना को लेकर के, वो सब धरी की धरी दिख रही हैं। नहीं देखिए, जहाँ तक भारत सरकार की बात है, हमारी डिफेंस फोर्सेस की बात है, वो पूरे उनके हौसले बुलंद हैं और वो हर चीज का जवाब मुंह तोड़ देते हैं पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो शर्मनाक उनकी जो रवैया है उनका, उनकी सरकार का, उनकी डिफेंस फोर्सेस का बड़ा शर्मनाक रवैया है। और बार बार वो कहीं ना कहीं चोरी छुप के जहाँ से मौका मिलता है फायरिंग करते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और जहाँ तक इस टाइम पे हालात चल रहे हैं हमारे देश की और पूरी दुनिया के, तो सरकार और हमारी फोर्सेस, हर नागरिक, हर इंसान जिस चीज से जूझ रहा है कोविड-19 के साथ, हम लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारी फोर्सेस को जहाँ पे भी ऐसा कहीं पे भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग अगर होती है, कुछ भी ऐसी वो कोशिश करते हैं, जहाँ इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिश की जाती है, तो उसका उसी टाइम पे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। तो वो भी एक पाकिस्तान की बुखलाहट है कि वो कोई ना कोई कोशिश करता रहता है अपनी इस चीज को जारी रखने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, तब प्रचार के दौरान आप कहते थे आंख से आंख मिला करके बात करेंगे, वो बात दिखती नजर नहीं आ रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही हैं हम उनसे इनकार नहीं होते। हमने बार बार कहा था कि हम हर चीज का जवाब मुंह तोड़ देंगे और आंख से आंख मिला के बात करेंगे। पूरे अगर आप विश्व स्तर पे बात देखो पाकिस्तान के साथ, तो हम आंख से आंख मिला के करते हैं। और आज पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है और इसी हालत की वजह से बुखलाया हुआ पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं करता है और पाकिस्तान की जवानों को, वहाँ के सिविलियंस को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिसकी वो खबर भी नहीं दे पाता और इस चीज को वो किसी ढंग से लेता भी नहीं है कि भारत की तरफ से ऐसा नुकसान किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दर्शकों, अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनसे गुजारिश की थी कि आप अपने मुलाजमों को पूरा वेतन दें, पूरा वेतन देने के साथ साथ किसी को बर्खास्त ना करें, निकाले ना। और यही दावा
लेबर कमिश्नर द्वारा भी किया गया था, लेकिन ऐसे दावे सब के सब खोखले नजर आते हैं। आज भी बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, टेलीफोनिकली लोग हमें बोलते हैं कि हमारे मालिक ने हमें तनख्वाह नहीं दी और गुजारा कैसे करें। ऐसा ही एक केस जो है चमेल सिंह का है, जो यूफ्लेक्स में काम करते हैं। चमेल, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा जी, रहा हूं। किस पोस्ट पर आप काम करते थे और कितने महीने की सैलरी आपको नहीं दी है? सर 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है और मैं असिस्टेंट ऑपरेटर हूँ। जी, तो आप अब कैसे गुजारा कर रहे हैं और कैसे आपकी जीविका चल रही है? कहाँ पे आप रहते हैं, क्योंकि मूलतः आप दूर से रहने वाले हैं आप? जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ जी। और मेरे 5,000 रुपये पर मंथ जो है वाइफ की जो एडमिशन चल रही है उसकी फीस भरता हूँ जी। 4,000 रुपये रूम रेंट भरता हूँ जी। और उसके अलावा घर का खर्चा भी है और अपना जो रूम पे रहता हूँ उसका खर्चा भी है। लेकिन रूम पे तो रह नहीं रहा हूँ क्योंकि रूम तो छोड़ दिया हूँ, घर पे हूँ। जी, तो खर्चा तो अभी नहीं चल पा रहा है सर। जो पहले से कमा रखा हूँ वो तो मैं खर्च कर रखा हूँ इस कंडीशन पे जो आपको बता रखा हूँ मैं। लेकिन जब आप एचआर से अप्रोच करते हैं, मालिक से बात करते हैं कि सैलरी दो, उनका क्या जवाब आता है आगे? वो यही कहते हैं कि देखिए हमारी कंपनी तो चल रही है, आपको ड्यूटी आना चाहिए था, अगर आप नहीं आ पाए तो हम सैलरी कैसे देंगे? जी, ये कहना है उनका। चलिए चमेल, हम कोशिश करेंगे कि आपको सैलरी मिले और जो वादा सरकार ने किया है उस वादे के मुताबिक आपको ना तो नौकरी से निकाला जाए और पूरी सैलरी भी आपको मिले। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं लेबर कमिश्नर अब्दुल रशीद वार साहब, आपका स्वागत है। लेकिन साथ साथ में लोगों की शिकायत भी है कि आपने वादा किया था, दावा किया था कि जो एम्प्लॉयर्स अपनी सैलरी, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं देगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है, क्या कहेंगे आप? बेसिकली देखिए, एक चीज है कि हो सकता है कि वो कंप्लेंट हमारे पास न पहुंची होगी जी, तो लोगों की शिकायत बेशक हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि लोग शिकायत कर रहे हैं वो गलत हो सकती है, दुरुस्त हो सकती है, लेकिन शिकायत हमारे पास पहुंचे तभी हम कुछ कर सकते हैं। यानी ये तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर अर्नड वेजेस है, वो काम पर जाते हैं उसके बावजूद भी नहीं देते हैं जी, तो वो तो टोटली इलीगल है। अर्नड वेजेस जो है वो किसी का भी बंद नहीं हो सकता। जी जी जी। यानी ये मान लिया जाए कि अगर आपके पास कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी? हाँ जरूर, हम रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को उस वक्त नोटिस करके उसको पूछ सकते हैं, वजह बताओ नोटिस कि क्यों ऐसा किया आपने। वैसे बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, आप उनको भरोसा दिलवाएंगे कि वो आपके साथ कंप्लेंट शेयर करे तो एक्शन हो जाएगा? जरूर हम करेंगे। आखिरी सवाल, कितनी अभी तक आपके पास शिकायतें आई हैं और कितना डिस्पोजल हुआ है? बेसिकली इस किस्म की कोई ऐसी मुझे कंप्लेंट नहीं आई है इन पर्टिकुलर की हमें बेसिकली। हाँ, हो सकता है 1-2 हुई है जी, कुछ आई है कुछ कंप्लेंट, लेकिन उसको हमने कंसर्न जो एम्प्लॉयर है उनके साथ टेकअप किया है, तो वो भी इमीडिएटली सॉल्व हो जाएंगे। रवैया कैसा रहता है एम्प्लॉयर्स का इस तरह की शिकायत पर? जनरली तो उनका बेसिकली वो तो उस ढंग से चल रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उससे हमें भी थोड़ा नुकसान हो रहा है, वो उस किस्म का भी है। पिछली बार आपको पता होगा कि यहाँ पर जो जम्मू में ही पहले हुआ था, यहाँ सांबा एरिया में जी जी तो जी, उस वक्त वो तो उसमें भी हमने इंटरवेंशन किया, तो मुझे लगता है वो सेटल डाउन हो गया जी, वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने उनको थोड़ा सा कुछ रिडक्शन कर दिया था उनको जी। तो बेसिकली अगर कोई ऐसी है कि जो एम्प्लॉयर्स है वो भी कहते हैं कि हमारा तो इस दौरान का बिल्कुल लॉस हुआ है जी, क्योंकि लॉकडाउन का भी कोई ज्यादा पीरियड तो नहीं हुआ है, तो 2 महीने होश में है बेशक, जी, उसमें कोई शक नहीं है कि तो बट हमेशा भी रहने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए कोई भी आफत आती है वो भी टल जाती है जी, लेकिन अल्टीमेटली आज देखिए, आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो गई है, काफी जगहों पर अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है। आप देखिए यहाँ पर जम्मू में भी हमारी सारी एक्टिविटीज चल रही है, लोग काम पर जा रहे हैं, वर्कर्स काम पर जा रहे हैं जी, सारे काम पर जा रहे हैं इस वक्त। तो वही एम्प्लॉयर जिसको कल तक फैक्ट्री बंद थी या कोई कारखाना बंद था, आज उसको खोलना है तो वो काम करना है, तो उन्हीं के जरिए से काम करना है जिनके साथ वो कल तक कर रहे हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन मुझे लगता नहीं होगी अब। दर्शकों, ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और कल से एसेंशियल सर्विसेज जो है वो बंद रहेंगी। और दूसरा,
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने भी स्पेसिफाई किया है कि जो ऑर्डर निकला है टोकन टैक्स का, वो कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहे हैं लोग, उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। पूरे जम्मू निवासियों, कश्मीर निवासियों को, पूरी यूटी को उन्होंने एक और तोहफा दे दिया। जितना भी आपका टोकन था उसको डबल कर दिया गया, चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रेलर है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो बस है, चाहे कुछ भी है, 3 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है। आप लोग भी नहीं इसमें से बचे हो। ये तोहफे दिए जा रहे हैं कोविड में, और जो हम राहत मांग रहे हैं, कोई किस्म की राहत नहीं मिल रही है। हमें मजबूर किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है। हम सड़कों पे आए तो वो भी हमको मजबूर किया गया। अब कल से हम अपने ट्रक्स और टैंकर्स बंद करेंगे, और उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ की अगर कमी आएगी, कल हम ट्रांसपोर्ट बंद करने जा रहे हैं, तो ये पोजीशन ना आए, ये कन्फ्रंटेशन ना आए, लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना बने। और अगर अब भी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर हम 3 दिन के बाद अपने ट्रकर्स और बसेस सड़कों में लाएंगे और एक एक करके गाड़ी अपनी जलाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स का जो स्ट्राइक का इशू है उस पर हम देख रहे हैं, उनका ऑलरेडी यही सबसे बड़ा मुद्दा जो उनका था, वो सबसे बड़ा मुद्दा ही उनका ये था कि उनकी गाड़ियों पे 9% टोकन टैक्स लग रहा था। और आपको शायद याद होगा कि कुछ देर पहले भी उन्होंने इस टोकन टैक्स और इन इशूज़ पे लेकर एक स्ट्राइक की कॉल की थी। हमने जब पूरी कंसल्टेशन के साथ उनके साथ किया, जब यूनानिमसली एक चीज़ पे हम अराइव किए कि हम ये जो टोकन टैक्स है वो 9% के हिसाब से पुरानी गाड़ियों पे नहीं लेंगे, उसमें हम फिक्स्ड स्लैब से लेंगे। अगर 9% के हिसाब से लेते तो ये बहुत ज़्यादा उनको टोकन टैक्स का बर्डन पड़ रहा था ट्रांसपोर्टर्स को, और उनको रिलीफ देने के लिए सरकार ने ये जो स्लैब वाला सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया। और इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में उस टाइम पे उनकी भी सहमति है, और उन्होंने भी इस पे अपना रजामंदी जाहिर की थी, और उस टाइम पे उनके साथ भी इस इशू को लेकर मीटिंग्स हुई थी। जिन कंज्यूमर्स ने 1 टाइम टोकन टैक्स ऑलरेडी जमा करवा दिया है और उनका टैक्स ऑलरेडी स्टेट को जमा हो चुका है, उनको दोबारा से टोकन टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और उनसे टोकन टैक्स दोबारा नहीं लिया जाएगा। ये जो कन्फ्यूजन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल हो गई थी, इसीलिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।